आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चर्चा जिस मुलाकात की हो रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। जो तस्वीरें आई, दोनों हैंडशेक करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों का भी आगे आपको विश्लेषण करके बताएंगे। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे भी। ये हैं वो तस्वीरें जो लगभग 16 महीनों के बाद की पहली ये मीटिंग थी और गर्मजोशी से जिस तरह से दोनों इवियान फ्रांस में आयोजित G7 समिट में मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये बताता है कि दोनों रिश्तों में गर्माहट, गर्मजोशी अभी भी चाहते हैं। ये जो तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं, इसको पूरी दुनिया सिर्फ शिष्टाचार भेंट के तौर पर नहीं देख रही है, बल्कि ये बायलैटरल जो हमारे संबंध हैं, द्विपक्षीय संबंधों में संवाद के जारी रहने का बड़ा पुख्ता और प्रामाणिक सबूत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली दफा जब दोनों नेता मिले थे वॉशिंगटन डीसी में 2025 फरवरी में मुलाकात हुई थी और उसमें दोनों नेताओं के बीच ये पहली एक तरह से व्यक्तिगत मुलाकात आप कह सकते हैं। इस बीच बहुत कुछ हुआ है इन 16 महीनों में। टैरिफ विवाद हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत बहुत सारे मुद्दों पर अमेरिका और खासतौर से राष्ट्रपति ट्रंप के रुख से नाराज भी दिखाई दिया। लेकिन आज जब दोनों नेता मिले और जिस तरह से सिटिंग प्लान बनाया गया है उसका भी विश्लेषण आगे हम करेंगे कि जिस तरह से सिटिंग प्लान बनाया गया है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो नज़दीकियां वो देखने को मिली हैं। तो क्या है इन तमाम बातों का मतलब, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इन तस्वीरों का और विश्लेषण आगे भी करके लाएंगे। फिलहाल G7 से कौन सी संजीवनी निकलने वाली है उससे जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमानों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फ्रांस में आज से G7 शिखर सम्मेलन का मंच सज चुका है। इस समिट में चीन और रूस को छोड़कर दुनिया के शीर्ष 7 देशों के अलावा भारत समेत कई दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन तब हो रहा है जब दुनिया ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा संकट से जूझ रही है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध का तनाव अब भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए स्थायी समझौते की घोषणा करने के बाद इस शिखर सम्मेलन में दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं। तो चलिए सुनते हैं फ्रांस पहुंचने पर क्या कुछ कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। Good. I mean, I can tell you from our standpoint, we have a lot of opportunities all over the world. But the Emir lives right next door, and I think, they have a lot of oil. I think they'll be good. First, they're going to have to prove themselves, I think, before any of us go in there. But I hope they do well. I hope they do well. Look, one thing, whether they do well or poorly, they can't have a nuclear weapon. That's a big thing. If they had a nuclear weapon, they would have blown up Israel. They would have blown up the Middle East. तो चलिए समझते हैं कि इस बार G7 समिट का एजेंडा क्या है। समिट के मुख्य एजेंडे में ग्लोबल चुनौतियां, आर्थिक असंतुलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के नियमन और यूक्रेन और रूस में चल रहे संघर्षों जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। इस सम्मेलन में G7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूक्रेन के प्रति समर्थन का इजहार करेंगे और युद्ध को समाप्त करने पर जोर देंगे। इसके अलावा सभी सदस्य देश ईरान युद्ध और दुनिया पर पड़ रहे इसके दुष्प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। G7 समूह क्यों अहम है, ये भी समझते हैं। ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के 7 प्रमुख विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक अंतर सरकारी मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा शामिल है, जिसकी शुरुआत साल 1975 में हुई थी। यह संगठन किसी निश्चित स्थान या स्थायी कार्यालय से काम नहीं करता है, बल्कि इसका नेतृत्व हर साल सदस्य देशों के बीच बदलता यानी रोटेट होता रहता है। इस साल G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। G7 की इस समय चल रही बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया भर के देश पश्चिम एशिया संकट के दौर से अभी उबर रहे हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जंग पर पूरी तरह से विराम लग ही जाएगा। ऐसे में G7 के बहाने ही सही ग्लोबल लीडर्स के बीच व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश निश्चित तौर पर रंग दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान एम्बेसडर मंजीव पुरी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर पुरी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज जोशी सर, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ORF के, बहुत बहुत स्वागत है जोशी सर, गुड इवनिंग आपका भी हमारे शो पे। एम्बेसडर पुरी सर, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा दीजिए ज़रा। सबसे पहले उन तस्वीरों के मायने आपसे समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि औपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की अभी होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले आज आउटरीच सेशन में दे वर सिटिंग लाइक नेबर्स, तो वो थोड़ा सा बताइए। एक तो पहले हाथ मिलाया, उसके बाद सेशन में आसपास भी बैठे हुए थे, इसके मायने थोड़ा सा समझाइए सर। डिप्लोमेसी में इस तरह की मुलाकात और गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलना इतने लंबे समय बाद, क्योंकि बहुत कुछ हुआ इस बीच, क्या मायने सर? दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग वो फोटो में दिखा रहे हैं, अच्छा ठीक है, थैंक यू। दीपक जी देखिए ऐसा है, मैं क्या आपको बताऊं, कल तक हम लोग क्या कह रहे थे कि हमारी उनके साथ बहुत नाराजगी है, लेकिन मैंने तो कई बार लोगों को कहा कि ये हैंडशेक हो जाए, देखिएगा सब हमारे एंकर दीपक डोभाल इंक्लूडेड क्या कहेंगे। देखिए हम चाहते हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। रिश्ते बनाने उनके साथ इसलिए आसान नहीं है क्योंकि एक वो सुपर पावर है, एक हेजेमोनिक कंट्री है, और दूसरे वहां पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है। वो हर दूसरे मिनट में उनके बदलाव आते रहते हैं, और आपकी दोस्ती उनके साथ उससे कोई फर्क नहीं उनको पड़ता जो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल इंटरेस्ट हो, चाहे वो सो कॉल्ड मैगा का इंटरेस्ट हो, वगैरह वगैरह। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ये दोस्ती बने। मेरे को ये लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि ये समिट में एक तो कि डोनाल्ड ट्रंप आउटरीच सेशंस के लिए रहे हैं, कि प्रधानमंत्री उनसे चाहे 2 मिनट के लिए ही अभी हैंडशेक किया, कल शायद एक बायलैटरल मीटिंग हो। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा। सर यही ब्रेकिंग दे देते हैं आपने, क्योंकि इसका जिक्र कर ही दिया था, अपने दर्शकों को हम ब्रेकिंग न्यूज दे दें। भारतीय समय अनुसार शाम 6:15 बजे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। तो ये ऑफिशियल है और दोनों के बीच में द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जो सर अभी बता रहे हैं कि पिछली मर्तबा जब हमने आपको बताया कि जब मिले थे फरवरी 2025 में, इन 16 महीनों में बहुत कुछ हुआ है। टेरिफ्स आए हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ट्रंप के बहुत बयान आए। स्वाभाविक है एक रोष, एक नाराजगी भारतीय पक्ष, भारतीय खेमे में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ भी थी। लेकिन सर ने आज जैसे बताया, दोनों जब मिले तो फिर कूटनीति में ना बहुत कुछ ये मुलाकातें कह जाती हैं। हालांकि सर इसके मायने बहुत कुछ निकाले जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जादू की झप्पी नहीं दी, इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। सिर्फ हैंडशेक किया तो थोड़ा सा रही, मतलब आप कुछ देखते हैं इन डिटेलिंग्स में कुछ बात होती है सर? देखिए दीपक जी, डिटेलिंग में बहुत होता है, और जो आपने कहा और नहीं कहा उसके बीच में आपके सारे व्यूअर्स को सब कुछ समझ आ गई। हाँ। मेरा अपना मानना है कि हम चाहते हैं कि हम उनके साथ अच्छे रिश्ते बने, और हम समझते हैं कि उनको चाहना चाहिए कि हम उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनके आइडियाज, उनके वर्ल्ड व्यूज जो हैं, वो कई बार दोस्ती यारी अलग बात है, वो हमेशा कहते हैं माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन करते वो चीजें हैं जो हम समझते हैं कि दोस्तों वाली बातें। उसको छोड़िएगा, मेरे को लगता है ये चीज बहुत अच्छी है कि मीटिंग हो रही है। आपको एक बार बात तो करनी चाहिए, चाहे बात में हम उस तरह ये चीजें नहीं कह सकते जो हम लोग यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ कहते हैं। बातचीत में हमें पॉजिटिविटी की बातें करनी पड़ेंगी, कन्वर्जेंसेस की बातें करेंगी, जो ट्रेड डील लग रहा है कि आगे बढ़ने के अच्छे संभाव है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जनरली उनको ये कहें कि लुक वी आर फ्रेंड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं उन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया। अब इसको बात को छोड़िएगा कि वो पहले खुला हुआ था, नहीं खुला हुआ था, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई वैलिडेशन ऑफ हिज विक्ट्री हो। ये हम जरूर उनको कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं मानता हूं कि ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकली, बिकॉज ऑफ द वे वी हैव पोजिशनड आवर फॉरेन पॉलिसी। और इसके अलावा लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड, मैं G7 के बारे में नहीं बात कर रहा, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो 2 मिनट की आज मुलाकात हुई और जो कल मीटिंग होगी उसके बारे में, कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हाईएस्ट लेवल पे उनके साथ हमारी बातचीत रहे। डाइवर्जेंसेस हो सकते हैं ओपिनियन में, कोई बात नहीं, कई सीरियस डाइवर्जेंसेस भी हो सकते हैं, पर लेट्स ट्राई एंड फोकस ऑन कन्वर्जेंसेस एंड लेट्स टेक थिंग्स फॉरवर्ड। इसमें मैं मानता हूं
भारत का हित है, अमेरिका होपफुली भी ये समझे कि उनका भी हित है। After all, we are the largest society, the largest democracy in the world, and we are the sixth largest economy. And we are a country of some consequence and a great interest to the United States economy. So let me leave it at this for the time. एब्सोल्युटली सर। और यही बार बार बात की जा रही है, सेटिंग प्लान भी जो हम देख रहे हैं इस तरह से बनाया गया था कि वो करीब बैठे रहें। जोशी सर, लेकिन जैसा हम बता रहे हैं और ख़ास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है, उसमें जो भारत की चिंताएं हैं और उस बीच टैरिफ को लेकर दोनों नेताओं के बीच में जो गुफ्तगू होनी औपचारिक तौर पर कल होगी, लेकिन आपको लग रहा है सर कि जो दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है उसमें बातें किस तरह से आगे स्वरूप लेंगी सर? देखिए, केमिस्ट्री है कि नहीं ये भी पता नहीं है। आपने खुद बताया कि पिछले फरवरी से मतलब 16 महीने के बाद ये मीटिंग हो रही है, और आप जानते हैं कि ट्रंप साहब के दिमाग में बहुत कुछ है। ये अभी खाड़ी का जो युद्ध है, इसका पूरा अंजाम जो है सामने आ रहा है। अमेरिका में उनकी काफी आलोचना हो रही है। इजराइल जो है वो अलग दिशा पे जा रहा है, तो उनके दिमाग में बहुत कुछ है। क्या भारत के लिए उनको टाइम होगा कि नहीं कि समझने के लिए कि ये रिश्ते भी है, ये इनका काफी महत्व है और ये रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं, और ये तो केवल भारत का सवाल है। पर मैं ये भी कहूंगा कि पिछले 16 महीने, जो 16 महीने आपने कहा जैसे मुलाकात नहीं हुई है ट्रंप और मोदी जी की, ये 16 महीने में दुनिया पूरी बदल गई है और इसमें ट्रंप का काफी हाथ रहा है। ट्रंप ने जो है एक अमेरिका का ऐसा रूप दिखाया है, वेनेजुएला में हमला करके, ईरान में 2 बार हमला करके, ये पूरा जो खाड़ी का जो चक्कर चला है जिसका असर जो है हम अभी झेल रहे हैं, भारत में झेल रहे हैं, जबकि 2, 3, 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और भी एरियाज में काफी दबाव है, इकोनॉमिक दबाव है। तो मैं यही कह रहा हूं कि क्या ट्रंप साहब को टाइम होगा ये समझने के लिए कि भारत की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ भारत की जरूरतें हैं, उसके और भी देखना है। क्योंकि अगर अभी जैसे मैंने कहा कि बाकी मुद्दे जो हैं उनके सामने खड़े हैं और द्विपक्षीय मीटिंग होगी। हाँ, जरूर ट्रंप साहब का ये स्टाइल है कि बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि ये हुआ, वो हुआ, मैंने ये किया, पर अब हमको जो है काफी हमको चौकस होना चाहिए कि ट्रंप बहुत कुछ कह देते हैं, कहने में और करने में जो है काफी फर्क रह जाता है। एब्सोल्युटली। और अब करने की ही बारी है और अब आमने सामने दोनों नेता होंगे तो स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया की नज़र इस बात पे होगी। बट अगेन जो आज जो अनौपचारिक जो एक आउटरीच जो था, मैं थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा था कि कल की जो दोनों की मुलाकात है उससे पहले एम्बेसडर पुरी सर थोड़ा सा हमें बताइए, ये उससे पहले जो दोनों देशों को या दोनों नेताओं को साथ लाने की एक कवायद जैसी चल रही है। अब मुझे नहीं पता कि आउटरीच सेशन में एक तरफ मैक्रो बैठे हैं ट्रंप के और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट तय किया गया होगा, ये तय करने के पीछे की कहानी क्या होती है सर? कि आप क्या ऐसा होता है कि जिसको ज़्यादा आप तवज्जो दे रहे हैं या मे बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आइस ब्रेक? थोड़ा सा समझाइए सर, हमें तो समझ में आ नहीं रही हैं चीज़ें। तो दीपक देखिए, प्रोटोकॉल में एक चीज होती है, एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और साथ में एक छोटा सा नीचे लाइन लिखी जाती है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द आवर, उसके अलावा ये उसके साथ सेटल हो जाएगा। मेरा अपना मानना है बहुत सिंपल। देखिए, ये G7 का आउटरीच सेशन है, G7 की मीटिंग नहीं। ठीक है। तो G7 के जो लोग हैं वो तो एक तरफ है, बिल्कुल जैसे आपने कहा, और जो आउटरीच के कंट्रीज हैं जिनमें इंडिया, मेरा ख्याल हम 20-25 बार वहां आउटरीच सेशन में गए हैं, इंडिया, ब्राजील, हम लोग जो है जो बहुत बार आए हैं, हम लोग वहां हैं।
नोट करिएगा, हम इस साल ब्रिक्स के चेयर, इसलिए इन सम सेंसेस देयर इज अ सर्टेन, जिसको कहते हैं ऑफिशियल पोजीशनिंग आल्सो, जो आप हमें दे सकते हैं। बाकी अल्फाबेटिकली हम वहां पर कैसे जाते थे, इंग्लिश अल्फाबेट उन्होंने यूज किया क्या नहीं, देयर शुड बी नो डाउट कि द फ्रेंच हैव मेड अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्स्ट्रा एफर्ट to try and seat the Indian Prime Minister in an important position and if possible near President Trump. इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये किस तरह अरेंज किया, दैट्स ऑल राइट, दिस इज अ गुड थिंग। और हमने उनको कहा नहीं कहा वो भी जानते हैं, सब देख रहे हैं क्या होता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो फ्रेंच हैं, जो बड़े वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लार्ज इकोनॉमीज हैं, उन सबके लिए इंटरेस्ट है कि भारत को इन्वॉल्व किया जाए, ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ इंटरेस्ट टू देम एंड दे वुड लाइक कि द यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो स्टार्ट्स एक्टिंग विद देम। दे आर नोटिसिंग जो हो रहा है, और उसको अगर आगे ले जाएं तो उनका भी फायदा होता है उसमें। सो आई बिलीव दैट, चाहे मानते हैं कि उसका कोई ना कोई लॉजिक जरूर प्रोटोकॉल वाले निकाल लेंगे, लेकिन लॉजिक के पीछे जो डायरेक्शनल हिंट दिया जाता है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट की तरफ से जरूर दिया जाएगा। आफ्टर ऑल दे आर द होस्ट। एब्सोल्युटली सर। तो ये वो थोड़ा सा उसका पोस्टमार्टम करना बड़ा ज़रूरी था, और सर से बढ़िया उसका इंटेलेक्चुअल उसका सार बताने वाला कोई हमारे पास नहीं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ को, पोजिशनिंग को, सेटिंग प्लान को, शेक हैंड हुए, बातचीत हुई, अनौपचारिक हुई, औपचारिक हुई, ये सब बारीक चीज़ें पढ़ी जाती हैं। बट अब थोड़ा सा G7 में ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस पे आ जाते हैं। जोशी सर, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है दुनिया G7 से, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर इन्फ्लेशन से लेकर, हालांकि AI, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन फाइनेंसिंग ये भी हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ की आवाज़, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बैठक से देखे जा रहे हैं। बट सबसे बड़ी उम्मीद जो की जा रही है वो पूरी दुनिया के डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स को लेकर के है। सर, हम क्या क्या उम्मीद करें और G7 से कितनी उम्मीद की जाए? कि पहले तो ये बताइए कि पूरी दुनिया को एक दिशा देने में G7 इस वक्त वो मादा रखता है भी या नहीं सर? देखिए, आप जानते हैं कि वहां पे चीन को नहीं बुलाया है। चीन नहीं है, रूस नहीं है। चीन की इकोनॉमी आज G6 से बड़ी है। मतलब अगर आप 6 मुल्क साथ उनको जोड़ लें तो मैं नहीं समझता हूं कि G7 कोई भी निर्णायक फैसला करे, पर जब तक वाकई में ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो मैं नहीं समझता हूं कि सबका ये जो मसले हैं ये सुलझ सकते हैं। फिर भी जैसे मैंने आपसे कहा कि 16 महीने में बहुत बदलाव आया है। ट्रेड का मसला है, युद्ध का मसला है, इंटरनेशनल लॉ का मसला है। अब देख रहे हैं हॉर्मूज की वजह से उनक्लोज का भी मसला है कि मैरिटाइम लॉ क्या है, कहां जाता है, कहां नहीं जाता है। अच्छा, और उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ा, हम लोग आउटरीच के मुल्क जरूर हों, पर चीन और रूस को छोड़िए, पर हमारा रिप्रेजेंटेशन कहां है? ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन कहां है? वो भी G7 में होना चाहिए उनको। तो मैं नहीं समझता हूं कि जिस तरह से ये G7 आज इसका ढांचा जो है, कि वो जो प्रेसिंग मुद्दे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, ट्रेड के इश्यूज हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के इश्यूज हैं, इसमें जो है G7 कोई ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और देखिए, G7 की हैसियत जो कमज़ोर हुई है आर्थिक मोर्चे पर, वो भी थोड़ा समझना। देखिए, एक ज़माना था 80, 70, 90 का दशक था जब कुल GDP PPP के आधार पर अगर देखें तो G7 का हिस्सा उस वक्त 40 से 50%, 45% तक होता था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो PPP के आधार पर वैश्विक GDP में G7 की हिस्सेदारी 28-29% तक आ चुकी है। इनफैक्ट जो सर ने भी बोला, ब्रिक्स, चीन, भारत, रूस, ब्राजील,
इन्होंने अलग छोड़ दिया है, G7 को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिक्स की हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे वैश्विक जीडीपी में पीपीपी के आधार पर तो लगभग 40% तक पहुंच चुकी है। तो ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा पावरफुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स दिखता है। भारत और चीन 6.5-7% से ग्रो कर रहे हैं। और आप देखोगे यूरोप में जर्मनी और फ्रांस को ही देख लीजिए, 1.1, 1.2 ये उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो उस हिसाब से उतनी ज्यादा वो ताकत रही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि वैश्विक मंचों पर ये जो फोटो चमकती है ना G7 देशों की, वो आज भी थोड़ा संकेत जरूर देती है। इंप्लीमेंटेशन वो भले ही ना कर पाए पूरी, सर इसको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। सर G7 का रेलेवेंस आज की डेट में, और क्या उनकी अर्थव्यवस्था के आधार पर उनको उनकी हैसियत का आकलन करना क्या ठीक होगा सर, या ताकत है अभी भी उनमें? दीपक, मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए रिलेटिवली तो बहुत चेंज आया। आपने भी बिल्कुल कहा, चाइना नंबर 2 लेवल की इकोनॉमी हो गई है। टोटल करें अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी भी, तो ब्रिक्स की जीडीपी उनसे ज्यादा है। अब तो खैर ब्रिक्स भी 10-11 कंट्रीज की टोटल समिट हो गई है हमारी। लेकिन ये मानिएगा कि यूरोपियन यूनियन भी अटेंड करता है G7 मीटिंग, और अगर आप अमेरिकन और यूरोपियन जीडीपी को मिलाएं तो ये करीबन 40% ग्लोबल जीडीपी से ज्यादा होता है। एंड दे आर द नॉर्म सेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी चाइनीज वहां तक नहीं पहुंचे, चाहे वो बहुत आगे तेजी से जा रहे हैं। और रशिया तो ठीक है, उनके पास बहुत हथियार हैं, ये चीजें बहुत चीजें हैं। लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग्स, जो चीजें हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी के लिए जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दे मैटर। दे बोथ यूरोपियंस मैटर एंड द अमेरिकन मैटर। यहाँ G7 में सबसे बुरा इशू पिछले साल से जो हो रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप का डिसइंटरेस्ट यूरोपियंस के साथ काम करने का। अब वो आ तो गए इस बार, कम से कम ठीक बोल तो रहे हैं। वहां कनाडा में तो एक दिन के बाद ही चले गए थे। लेकिन ये जो एंटायर स्ट्रक्चर G7 का है, इट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक साइड ऑफ व्हाट यू कॉल NATO, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप एंड देयरफॉर ग्लोबल लीडरशिप। अगर ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप में अमेरिकन राष्ट्रपति बार बार यूरोपियंस को ये कहें कि यू आर नो गुड, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी, ये नहीं चल रहा, तो आप दुनिया की क्या लीडरशिप करेंगे? ये तो डिसरप्शन ही रहेगी, जिस तरह मनोज जी ने पहले भी बताया। होपफुली given domestic politics in the United States, especially in the context of the Iran war, the need for President Trump to show कि वो किसी तरीके से वहां पर calmness वगैरह हो रही है, there would be a certain amount of willingness that we look at trying to do things together. इसमें हमारे जैसे देश का बहुत भला है, because we are part of the democratic setup, the free economies of the world, etc. And if they come together, we do things that will be good. AI is one of the areas. अब AI में हम लोग क्या चाहते हैं, फ्रांस भी हमारी तरह चाहता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ रेगुलेशन। अमेरिका क्या कहता है, सवाल ही नहीं पैदा होता रेगुलेशन का। रेगुलेशन नहीं, आप लोगों की इनोवेशन एबिलिटीज बिल्कुल खत्म कर दी। सो इश्यूज आर क्वाइट डिफिकल्ट। मैं मानता हूं कि ये जो समिट है, ये ग्लोबल इश्यूज को नहीं, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इट हैज गिवन अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, United States perhaps preeminently, but also France. And so ये जो convening power इस particular summit की है, ये हमारे लिए बहुत फायदे की और पॉजिटिव रहेगी। Absolutely sir। देखिए एक भारत का वहां पर होना, इसको भी आप थोड़ा सा समझिए कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरफ होस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। थोड़ा सा इसकी कड़ी आपको हॉर्मुज से भी जुड़ती भी मिल जाएंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट आप देखिए ज्योग्राफिकली सीधा इंडियन ओशन से जुड़ता है, और यहाँ पर इंडियन नेवी सबसे बड़ी आज की डेट में और सबसे विश्वसनीय और सबसे तटस्थ सुरक्षा बल है। उससे बढ़िया आपको तटस्थ और भरोसेमंद कोई आर्मी फॉर्मेशन नहीं मिलेगा एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत भले ही G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन हॉर्मुज संकट ने कम से कम पश्चिमी देशों को एक बात पर ये मानने पर मजबूर किया है कि भारत के सहयोग के बिना आप सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को सुरक्षित नहीं रख सकते। और इसीलिए संभवतः, क्योंकि अब हॉर्मुज से आगे बढ़ने की बात कर रही है दुनिया, अब एक बार जब MOU साइन हो जाएगा उसके बाद क्या, उसके बाद तो फिर से अब आबाद आपको चैनल्स खोलने हैं, निर्बाध करना है, तो संभवतः
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सिटिंग पोजीशन है ना, आप होर्मुज में भारत की पोजीशन से उसका आकलन कर सकते हैं। बट बहरहाल बहुत संक्षेप में अब जाते जाते क्विकली आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा, और वो भारत और के बीच में जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप साहब की मुलाकात होगी, जोशी सर, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होंगी और जिस तरह से हमने डिप्लोमेटिकली स्टैंड लिया है कि भाई आप हमारे दो बार समन किया हमने अमेरिकी डिप्लोमेट्स को कि आपने हमारे लोगों को कैसे वहाँ पर मार दिया, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सर कल होंगी या फिर आपको लगता है कि गोल मटोल बातें ही होंगी? मैं समझता हूं कि अगर मौका है तो हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारी ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। अच्छा, तो इस समय जो है ये जरूर है कि हाँ तू मैं हो सकती है। अगर हमने कहा, अब जैसे आपने देखा जो जवाब रूबियो साहब ने दिया EAM को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, बिल्कुल साफ कह दिया कि हमारे अमेरिका की नेवी की बात माननी होगी। तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूं कि फायदा इसी बात का है कि जो काम निकाल सकते हैं ट्रंप साहब से, और वो खासकर ट्रेड एग्रीमेंट के एरिया में है, हमको वो निकालना चाहिए। टाइम जो है कम होगा और फोकस जो है एकदम तीव्र होना चाहिए। ओके सर। पुरी सर, ट्रेड एग्रीमेंट पे बार बार आपसे इतनी लंबी चौड़ी बातचीत हुई हमारी, और आपने भी इस बात में कहा कि आप एक बार ट्रंप के आमने सामने बैठेंगे तो शायद बातें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। जो ट्रेड डील पर बात अभी चल रही है वो मोमेंट आ चुका है सर। आपको लग रहा है ट्रेड डील पर हम आमने सामने बैठकर ट्रंप को मना लेंगे? दीपक जी देखिए, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आ रहे हैं अगले कुछ दिनों में। सारी जो साइंस हैं वो ये करते हैं कि लाइकली ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अब ट्रेड एग्रीमेंट में हमारा कितना फायदा होगा, उनका कितना होगा, देखिए सिचुएशन ऐसी है कि काफी कुछ उनको गिव करने की आपको जरूरत है, लेकिन हम मान चुके हैं कि हमें उनकी बहुत जरूरत है, इसलिए हम गिव करने के लिए रेडी हैं। मनोज जी ने बिल्कुल सही किया, लेट्स फोकस ऑन कन्वर्जेंसेस, उसमें ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए आपको ये सेलर्स हॉर्मूज वगैरह के बारे में बोलना पड़ेगा। हम हल्के से बोलेंगे ताकि हम अपने जिसको कहते हैं रीड आउट में ये सब कर पाए। वो देखना उनका रीड आउट कुछ और होगा हमसे, ये होता। लेट्स फोकस ऑन कन्वर्जेंसेस, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों में हम लोग कुछ कर सकते हैं उनके साथ। दैट्स पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं जैसे हैं वो अब सबको पता है, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी जो है, जो उसकी इतनी जबरदस्त क्षमता है, चाहे फिनटेक लीजिए, AI लीजिएगा, आप मनी पावर लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट्स लीजिएगा, ये सब इसके साथ हमें जुड़ने की जरूरत है। हम कन्विंस्ड हैं कि हमें इसको करने की जरूरत है। अंडर द ट्रंप प्रेसिडेंसी you have to give more than what you get, but hopefully in the longer run you will get much more. Absolutely. तो कुल मिलाकर के G7 ये कोई सैन्य संगठन नहीं है, कोई कानूनी संस्था नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर दुनिया पर कोई हुक्म भी नहीं चला सकती। लेकिन इमेजिन कीजिए, दुनिया के अमीर 7 देश जब एक टेबल में बैठते हैं तो बहुत कुछ संकेत जाते हैं। लेकिन ये अमीर 7 देश भी जानते हैं कि इनके जो आपस में जो बातचीत है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है दुनिया की दूसरी ताकतें, उभरते हुई ताकतें, वैश्विक बाजार और कूटनीति। इसीलिए भारत अपनी धाक पर 7वीं बार आउटरीच पार्टनर के तौर पर यहां पर मीटिंग में शामिल हुआ है। ट्रेलर आज का जो था उसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी करीब आने की कोशिश भारत और अमेरिका की। कल बातचीत होगी और ओवरऑल जब G7 का ये समिट खत्म होगा उसके बाद जो टेकअवेज होंगे वो भी विश्लेषण के रूप में हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। फिलहाल आज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर पुरी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जोशी सर, आपने हमारे लिए समय दिया।